ऑफिसेज में या परिवार में भी ऐसा देखा जाता है कि प्रेशर में ही ग्रोथ होता है। आप समझिए कि हमारा दिमाग भी हमारी ही पूरी बॉडी की जो संरचना है उसका एक पार्ट है। ब्रेन के साथ भी ऐसा है। अगर आप उसे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवरवर्क रखोगे, अननेसेसरी स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ा हुआ होता हो, एंजाइटी बार बार होती हो, हार्ट पल्पिटेशन बार बार होते हो, अगर आप लंबे समय तक किसी प्रकार के ट्रॉमा या स्ट्रेस में रहें तो एक चीज होती है, ये जेनेटिक भी होता है आपने जैसा मल्टीपल रीजंस, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रासायनिक संरचना ही गड़बड़ा जाए। दोनों के अगर ब्रेन स्कैन किए जाते हैं तो क्या कोई बायोलॉजिकली कोई चेंजेस आते हैं या दोनों सिमिलर दिखते हैं? एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो कि कि उसे कब पता चलेगा कि भाई मैं नेचुरली ही नेगेटिव इंसान हूँ? इसमें एक सोच है, ऑफिसेज में या परिवार में भी ऐसा देखा जाता है कि प्रेशर में ही ग्रोथ होता है। लेकिन साइंटिफिकली अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ब्रेन लेवल पर ऐसा कौन सा चेंज हो रहा होता है जब एक नॉर्मल जो स्ट्रेस लेवल होता है वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है? अगर मैं आपको इफ आई मे ड्रॉ पैरेलल सिंपल अगर एग्जांपल देना चाहूँ, आप इस समय बात कर रहे हैं और आपके हाथ में पेन है जी, लेकिन आपने पेपर्स भी पकड़ रखे हैं, आपके दिमाग में कई सवाल हैं, आप चीज़ें देख रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उसके साथ साथ आपने पेन पकड़ा हुआ है, लेकिन आप क्या हो रहा है कि पेन का पोजीशन बार बार चेंज हो जा रहा है। कभी आपने पेन ऐसे पकड़ लिया, कभी आपने पेन दूसरे हाथ में ले लिया, आपने कभी नीचे देखा, कभी पेन टेबल पे रख दिया जी। आप समझिए कि हमारा दिमाग भी हमारी ही पूरी बॉडी की जो संरचना है उसका एक पार्ट है जी। अब जिस तरीके से आपने पेन पकड़ रखा है और आप उसे छोड़ रहे हो तो वहां की मांसपेशियां पकड़ने के समय पेन को इन्वॉल्व है, फिर आपने कुछ ना कुछ करके उन मांसपेशियों को थोड़ा सा समय दे दिया। लेकिन अगर आप इसी पेन को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहेंगे तो आपको फील होगा, आफ्टर 1 घंटा भी ज्यादा हो गया, 15 मिनट बाद ही आपको लगेगा यार ये कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा चेंज कर लूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फील क्यों हो रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि थोड़ा सा नमनेस आ रही है, तो आप पेन को रख देते हैं। वो एक पर्सनल चॉइस है। ब्रेन के साथ भी ऐसा है। अगर आप उसे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवरवर्क रखोगे या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यू आर चेजिंग परफेक्शन, इट मे बी योर पर्सनल चॉइस कि आप खुद से ही करना चाहते हो या इट मे बी प्रेशर फ्रॉम द मैनेजमेंट, लेकिन अगर आप उस चीज को ओवरवर्क करके रखोगे, कोई भी चीज लगातार दौड़ेगी तो एग्जॉशन होना, बर्नआउट होना इज वेरी ऑब्वियस। तो सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि अगर वो लगातार भागेगा, उसको समय चाहिए, समय चाहिए कि वो रिलैक्सेशन फेज में जाए एंड ऑन द नेक्स्ट डे इट कैन कम अप अगेन विद न्यू फ्रेशनेस। लगातार चीजें चलेंगी तो स्थितियां गड़बड़ाती हैं आगे चलकर। ओके, सो मेरा जो क्वेश्चन था वो था जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से देखिए, सिंपल अगर इसका हम हिंदी अनुवाद करें कि वो स्थिति पैदा होने लग जाती है जी। अगर आप लंबे समय तक किसी प्रकार के ट्रॉमा या स्ट्रेस में रहें तो एक चीज होती है कि मान लीजिए किसी ने अपना मोटर व्हीकल अपना व्हीकल पार्क किया और वो व्हीकल उसे नहीं दिखा, तो एंजाइटी होना इज क्वाइट कॉमन। वो एक रिएक्टिव फिनोमेना है, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है टू रिएक्ट इन अ मैनर। तो अगर कोई इशू हुआ और उसकी वजह से एंजाइटी डेवलप हुई तो मतलब कि वो उसे असाधारण नहीं कहेंगे, लेकिन कभी कभी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रासायनिक संरचना ही गड़बड़ा जाए या आपका जो किसी वजह से कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से किसी प्रकार का ट्रॉमा पहुंचे, जो आपका न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जो आपकी जो दिमाग का जो हिस्सा वो इमोशंस कंट्रोल करता है, सोचना समझना कंट्रोल करता है, उस पे किसी प्रकार का ट्रॉमा पहुंचे या अनुवांशिक, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ अ जेनेटिक कंपोनेंट इन इट, तो उन केसेस में ये 3 मेजर कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जिसमें लगातार बिना वजह की एंजाइटी, खूब ज्यादा सोच, ज्यादातर नकारात्मकता की तरफ बनती रहती है। ये जेनेटिक भी होता है, आपने जैसा अभी वही मैंने आपको बताया कि तीसरा जो पोर्शन है वो अनुवांशिक हो सकता है, दैट इट वुड हैव trickle down the DNA from your parents or from the grandparents। मतलब इन जनरल अगर मैं कहूँ कि किसी की फैमिली हिस्ट्री अगर रही है कि उसके फादर को या मदर को अगर
अननेसेसरी स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ा हुआ होता हो, एंजाइटी बार बार होती हो, हार्ट पल्पिटेशन बार बार होते हो, तो बच्चे में भी ऐसा चांसेस हैं कि वो जेनेटिक हो सकता लोडिंग है। डस प्ले अ पार्ट, ये मेरा मतलब है। जी फैक्टर्स कई हो सकते हैं, जी। कैन प्ले अ पार्ट। सर मैं बात करना चाहूँगा आपसे सैडनेस और डिप्रेशन, इसको मैं थोड़ा ठीक से समझना चाहता हूँ आपसे कि सैडनेस जो है वो एक कहते हैं कि नेचुरल इमोशन है और डिप्रेशन एक तरीके का क्लिनिकल इलनेस है, करेक्ट सर? तो बायोलॉजिकली अगर देखें, अगर मैं एक एक व्यक्ति है जो कि सैड है और बड़े लंबे अरसे तक वो दुखी है, सैड रह रहा है, और एक व्यक्ति जिसको कि आप कहें कि ये डिप्रेस्ड है, दोनों के अगर ब्रेन स्कैन किए जाते हैं तो क्या कोई बायोलॉजिकली कोई चेंजेस आते हैं या दोनों सिमिलर दिखते हैं? अगर किसी का एमआरआई हुआ, सीटी हुआ, तो कोई चेंजेस आते हैं सर? देखिए, जो मेजर चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि हाँ ये बात दिस इज़ करेक्ट, कि अगर हम फंक्शनल एमआरआई की तरफ जाएं तो हमें ये देखने को मिलता है कि यस, ब्रेन स्ट्रक्चर में माइनर से चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ और टेक्निक्स हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि देयर इज उस जगह पे ऑक्सीजनेशन कम है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका, जैसे एक न्यूरॉन्स, एक साइनैप्स एक दूसरे उससे जुड़ा हुआ है, और इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपका दैनिक कार्य चलता रहे, सोच चलती रहे, काम चलता रहे। उसमें जो मैसेजिंग होती है दैट स्लोज डाउन, और कुछ स्पेसिफिक न्यूरोकेमिकल्स होते हैं उनकी भी जो मात्रा है वो घटती बढ़ती है, और वो स्पेसिफिक टेक्निक से हमें देखने को मिलती है। तो मतलब स्कैन में चेंजेस आ सकते हैं? आ सकते हैं। मैं डायस्थीमिया के बारे में आपसे, जो हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन जिसको डायस्थीमिया शायद बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो कि कि उसे कब पता चलेगा कि भाई मैं नेचुरली ही नेगेटिव इंसान हूँ या मुझे डायस्थीमिया नामक कोई मानसिक रोग हो गया है? कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे सर? ठीक है, देखिए आप बेसिकली जिस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं वो डिस्थाइमिया से कहते हैं जी। अब मुझे खुशी है कि आपने ये टर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये एक ऐसा ये एक ऐसा एक बीच का एक हिस्सा है, ये बीच का एक मुद्दा है। इफ आई मे डिस्क्राइब इट इन वन सेंटेंस, कि आपको लगता है कि मुद्दे चलते रहते हैं, इश्यूज चलते रहते हैं, उदासी चलती रहती है, लेकिन उसके साथ सारा काम भी चलता रहता है। बिल्कुल। और ये चीज सालों तक चलती रहती है जी। अगर मैं मान लीजिए इस केस में मैं एग्जांपल दूं मेल का, अगर एक मान लीजिए एक सिंपल बंदा है जो अपना सारा काम संभाल रहा है, लेकिन उसको अंदर से ये बात पता रहती है और वो साल दर साल ये चीज फील करता रहता है कि समथिंग इज मिसिंग। उसमें लैक ऑफ इनिशिएशन आ सकता है, उसमें लो मूड विच इज परवेसिव, मतलब लगातार उदासी, फुल ब्लोन उदासी नहीं कि अप टू अ लेवल की वो सुसाइडलिटी या अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार तक ले आए, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज अच्छी भी हुई है तो उसको जो खुशी का आभास होना चाहिए वो नहीं होता, हमेशा उदासी रहे। हमेशा आपको लगता है अगर वो खुशी आई भी और वो जेन्युइन कारण से आई, लेकिन वो खुशी का आभास होते होते उसे थोड़ा ही समय बीतता है, फिर वो नेगेटिविटी और नकारात्मक और पेसिमिस्टिक स्टेट में चला जाता है। तो लगातार उदासी का बना होना और साथ में काम का भी चलता रहना, ज्यादातर मेल में इन सारी चीजों की मास्किंग होती है, और जो फीचर्स होते हैं वो इतने सटल होते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू नो कि भाई ये एक इशू है और वो रासायनिक गड़बड़ी की वजह से चल रहा है, क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स हैं, पीयर ग्रुप है, उसको तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता। पेशेंट को ये बात पता लगती है, लेकिन वो उस स्तर तक नहीं होती कि वो उसको इतना परेशान कर दे, लेकिन वो उससे जूझता चला जाता है सालों तक जी। यही फीचर डिस्थाइमिया को एक थोड़ा सा एक अटपटा सा एक डायग्नोसिस बनाता है, जिसमें बाय द टाइम पेशेंट को पता लगता है कि गड़बड़ी चल रही, तब तक वो काफी कुछ परेशान और सह चुका होता है। जब वो पेशेंट, अगर डिस्थाइमिया का पेशेंट भी आके हमारे सामने बैठता है तो कई बार दे डोंट फाइंड वर्ड्स टू एक्सप्लेन, उसको खुद नहीं समझ में आता एग्जैक्टली है क्या? मैं डॉक्टर को समझाऊं क्या, मैं उसको क्या बोलूं कि वो समझे। हमें तो मालूम होता है कि ये जो बता रहे हैं इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स दैट, बट इट इज वेरी कॉमन। देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए ट्रीटमेंट मोडालिटीज तो देखिए बहुत सारी मल्टीपल होती हैं, वो पेशेंट प्रोफाइल पे डिपेंड करती है कि पेशेंट हमसे आके क्या कहता है। बट यस, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अब स्पेसिफिकली इंडिया में अब हमने देखने को मिला है कि मेंटल हेल्थ को लेके जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि हमारे
जो पीएम हैं, हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं जी वो भी ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने भी ये चीज़ सोची कि ये एक ऐसा टॉपिक है विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड। सो इसीलिए जिस तरीके से उन सारी चीज़ों को लेके जो हमारी जो थॉट्स हैं चेंज हो रहा है, जो टाबू कम हो रहा है, जी जिस तरीके से वो चल रहा है, तो लोगों में जागरूकता फैल रही है। जी तो वो जागरूकता की वजह से अब वो चीज़ लगातार नहीं चलती। पेशेंट को अगर किसी को परेशानी होती है तो वो धीरे धीरे अब समझते चले जा रहे हैं कि यस, ये एक प्रोफेशनल हेल्प नीडेड है। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, दैट टोटली डिपेंड्स कि पेशेंट हमें आके क्या सिम्टम बता रहा है। अब हम उस चीज़ को लेके थेरेपी इनिशिएट कर सकते हैं, हम उस चीज़ को लेके मेडिसिन मतलब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, प्योरली बायोलॉजिकल इंटरवेंशन यूज कर सकते हैं। और अब टेक्निक्स तो बहुत सारी आ गई हैं। Subscribe for more content.